स्वागत है आपका कहानियों की बैठक में। आज की कहानी का नाम है दानिया। इसकी लेखिका हैं पूनम अहमद। अब्बू के जाने के बाद दानिया और उसकी माँ एकदम अकेले पड़ गए, जिसका फायदा उमर ने बखूबी उठाया। लेकिन दानिया भी उससे 2 कदम आगे निकली और उमर का पर्दाफाश करने में सफल हो गई। स्कूल से लौटते हुए दानिया ने दूर से देखा, उसके छोटे से घर से मौलवी उमर मियाँ जल्दी जल्दी निकल रहे थे। दानिया के कदम धीमे हो गए, आंखों में पानी आ गया। उसका छोटा सा दिल उदास हुआ, बहुत उदास। स्कूल से घर की दूरी बस 15 मिनट की ही थी, पर जिस तरह से स्कूल से निकलकर बच्चे बातें करते मस्ती करते चलते हैं, उन्हें आधा घंटा लग जाता था। साथ चलते बच्चों ने टोका। जब घर पास आ गया, तू धीरे चलने लगी, जल्दी चल। तुम लोग जाओ, मैं चली जाऊंगी, कुछ सामान लेना है। अम्मी ने आते हुए लाने के लिए कहा था, लेकर आती हूँ। कहते कहते दानिया ने रास्ता बदला और कुछ दूरी पर एक दुकान के बाहर खाली जगह देखकर बैठ गई। वैसे तो आजकल जब से सबके हाथों में फोन आया है, भले ही फोन सस्ता सा हो, बचपन का समय कम हो गया है। और दानिया की बात कुछ अलग ही थी। 15 साल की दानिया को वक्त और हालात ने समय से पहले बहुत बड़ा कर दिया था। सांवली रंगत पर तीखे नैनक्श, अपने सुंदर बालों की लंबी सी चोटी बांधती। इस समय तो यूनिफॉर्म का रिबन भी बांध रखा था। छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां दानिया बचपन से पढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश के कैरोना कस्बे में ही पैदा हुई थी। 3 साल पहले तक दानिया अपने अब्बू और अम्मी के साथ हंसी खुशी रहती थी, पर जब से कोरोना महामारी उसके अब्बू को लील गई, तब से जो हो रहा था वह तो ना कभी उसने सोचा होगा, ना उसकी अम्मी अदरा ने। 35 साल की अदरा पर जैसी मुसीबत आई थी, उसकी कल्पना भी कभी कोई स्त्री नहीं करती। जब भी दानिया उमर को देखती, उसका मन करता इसे खत्म कर दे, इसका वह हाल करे कि उमर जैसे धर्म के ठेकेदार बुरे कामों से तौबा कर लें। पर ऐसा कब होता है? धर्म के ठेकेदारों की चांदी तो हर युग में रही है। अगर फायदा ही ना हो तो धर्म की ठेकेदारी ही की क्यों जाए। उसे अपने अब्बू याद आने लगे। बहते आंसुओं को पोंछ वह फिर उमर और अपनी अम्मी के बारे में सोचने लगी। करीब 40 साल का, पतला दुबला शातिर, थोड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर पर हमेशा सफेद टोपी, मजहब के उपदेश देने वाला, मीठी मीठी बातें करके सामने वाले को लूटने वाला उमर अपनी पत्नी शाहीन के साथ आराम से गुजर बसर करता, मस्जिद में बैठा रहता। वह घरों में जाकर बच्चों को कुरान पढ़ाता। उसके घर में भी कुरान पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ लगी रहती। दूर से देखने पर वह एक बहुत अच्छा इंसान लगता, पर उसका असली रूप कुछ और था जो उसकी पत्नी नहीं जानती थी। उसका 8 साल का बच्चा अमान तो क्या ही जानता। शाहीन कम पढ़ी लिखी, पर्दे में रहने वाली, बाहर की दुनिया से पूरी तरह बेखबर, शौहर को सब कुछ मानने वाली औरत थी। उसे लगता उसका शौहर रात दिन लोगों को दीनी तालीम देने में जुटा है। जब दानिया के अब्बू नहीं रहे, घर में ऐसी तंगहाली हुई कि माँ बेटी के खाने के लाले पड़ गए। उसके अब्बू एक दुकान में टेलर ही थे। कितनी जमा पूंजी हो सकती थी। भूखे रहने की नौबत आ गई तो अदरा मौलवी उमर के पास जा पहुंचे। उमर को ऐसे ही मौकों की तलाश रहती थी। वह ऐसी जरूरतमंद औरतों की मदद करने के बहाने उन्हें देह व्यापार में धकेल देता। पूरा गिरोह यही काम करता। औरतें बदनामी के डर से चुप रह जाती और इस दलदल में बुरी तरह फंसी रहती। शाहीन की तरह अदरा भी कम पढ़ी लिखी थी, वरना ये नौबत ना आती। उसके मायके में भी उसका विवाह आम घरों की तरह एक काम की तरह निपटा दिया गया था। पर उसके शौहर शौकत अपनी बेटी दानिया को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। यह कल्पना करके कि अभी उसकी अम्मी के साथ उमर क्या करके निकला होगा, दानिया को उबकाई आने को हुई। आजकल यही होता था। कभी उमर आकर अदरा के साथ संबंध बनाता, कभी किसी को भी रात में भेज देता। एक कमरे के बहुत छोटे से घर में पार्टीशन के लिए बीच में चादर डाल दी गई थी। दानिया को सोता हुआ बन जाना पड़ता था, पर चादर के उस पार से आ रही आवाजें दानिया का दिल दहलाए रखती। कभी कभी रात को अदरा को किसी के पास ले जाने के लिए उमर खुद आ जाता। घर अब खाने पीने की चीजों से भरा रहने लगा था। दानिया को किसी चीज की कमी नहीं थी।
आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उमर यूं ही कपड़ों की गठरी लाता ले जाता रहता, जिससे लगे कि अदरा कपड़े सिलती रहती है। सबको यही लगता कि मौलवी साहब एक गरीब औरत की मदद कर रहे हैं। दानिया को ख्याल आया कि अम्मी खाने के लिए उसका इंतजार कर रही होंगी। वे दोनों खाना साथ ही खाती थी। वह उदास सी घर चल दी। घर जाकर दानिया ने अदरा को अस्त व्यस्त पड़े देखा। चौंक कर अपना बैग एक तरफ फेंका उसने। अम्मी से लिपट गई। क्या हुआ अम्मी? और रोने लगी। अदरा थकी सी उठकर बैठी और बेटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी रोती रहीं। वे दोनों ही नहीं, घर की जैसे हर चीज रो रही थी। दीवारें भी उदास थी। इस घर ने 3 जनों का हंसता खेलता समय देखा था। अब माँ बेटी की बर्बादी ये छोटा सा घर भी नहीं देख पा रहा था। हर तरफ उदासी थी। घर सिर्फ ईंट सीमेंट से ही नहीं बना होता। घर में रहने वालों के दिल से भी ऐसा जुड़ा होता है कि जब किसी सुखी घर में जाओ तो साफ साफ महसूस होता है कि घर में एक सुख है, शांति है। दानिया ने रोते हुए, अम्मी हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते? काफी कोशिश की थी बेटा, पर जब तुम्हारे अब्बू चले गए तो रिश्तेदारों ने भी पलट कर नहीं पूछा। कभी हम माँ बेटी की जिम्मेदारी उन पर ना आ जाए। कहाँ जाएं? कहीं कोई नहीं है और इस उम्र के हाथ बहुत लंबे लगते हैं। बस तुम्हें पढ़ा लिखा दूं, पर बेटा अब थक चुकी हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। कहते कहते अदरा फिर एक बच्ची की तरह बेटी के सीने लग गई तो बेटी का दिल भी ममत्व से भर गया। बेटी जरा सी भी बड़ी हो जाए तो वह माँ की भी माँ बन जाती है। दानिया ने माँ के सिर को सहलाया। अम्मी चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। ना ना बेटी, इनसे बची रहना, इन लोगों के सामने भी ना आना। मैंने बहुत सख्ती से उम्र से कह रखा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है अम्मी, देखते हैं। आओ खाना खा लेते हैं। मैं हाथ धोकर कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाती रहीं। दोनों ही पता नहीं क्या क्या सोचती रहीं। पसरा सन्नाटा घर को और उदास करता रहा। कैराना की सीमा से बाहर निकलकर थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे ढाबे, कुछ अच्छे होटल बार खुल गए थे। अब लोग वीकेंड में यहाँ खाने पीने को जाने लगे थे। इन्हीं में से एक बार एंड रेस्टोरेंट था, चेतन बार। इसके मालिक कपिल ने इसका नाम अपने बेटे चेतन के नाम पर रखा था, जो करीब 22 साल का था। अमीर लड़कों के सारे ठाट बाट के साथ जीता था वह। देखने में अच्छा था वह। जब भी दानिया के स्कूल की छुट्टी होती, बाहर खड़े लड़कों में अपनी मवाली ग्रुप के साथ चेतन भी खड़ा रहता और दानिया को देखने के लिए रुका रहता। दानिया के स्कूल और घर के रास्ते के बीच में थी कपिल की कोठी। यूं ही आते जाते दानिया को देखकर चेतन का दिल उसमें अटक गया था। अब तक जब भी दानिया की नजरें उससे मिली, दानिया की आंखों में एक रुखाई थी, पर अब जब वह चेतन की आंखों में अपने लिए एक चाहत महसूस कर रही थी, दानिया के मन में बहुत कुछ चलता रहता। वह अपनी उम्र की लड़कियों से ज्यादा चतुर हो चुकी थी, ज्यादा सजग। आसपास के लड़कों से भी उसकी अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हंसती बोलती चलती, लोग उसे पसंद करते। उसकी इमेज एक अच्छी शरीफ लड़की की थी। छोटे कस्बे में जो भी इन माँ बेटी से परिचित थे, सब माँ बेटी के हौसले की तारीफ करते, पर इनका दुख कोई नहीं जानता था। अपने दुखों की हवा भी माँ बेटी ने कभी भी किसी को नहीं लगने दी। समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अपने दुख चुपचाप पीते हैं। ऐसे लोग जान चुके होते हैं कि दुख बांटा तो भारी पड़ेगा। एक दिन उमर कपिल को लेकर अदरा से मिलवाने आया हुआ था। उस दिन दानिया स्कूल से जल्दी घर लौट आई थी। उसे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। वह जैसे ही अंदर आई, उमर और कपिल चौंक पड़े। नई उम्र का भोला मासूम चेहरा दोनों को अपने काम का लगा। दानिया ने उन पर दूसरी नजर नहीं डाली, किसी से कुछ ना कहा। उसके सीने में फिर एक आग लगी। माँ का डरा हुआ दयनीय चेहरा देखा। बीच की चादर खींची और अपने बिस्तर पर लेट गई। उमर और कपिल ने आपस में इशारा किया और निकल गए। उमर ने जाते जाते अदरा के हाथ में कुछ रुपए देते हुए कहा, बाद में फोन करूंगा।
अपने काम के लिए उमर ने उसे एक सस्ता फोन लेकर दे दिया था। दानिया ने यह भी महसूस किया कि जिन निगाहों से कपिल और उमर ने अभी उसे देखा था, वह शायद आगे अपने आप को भी बचा ना सके। वह अम्मी की तरह किसी मुसीबत में फंस सकती थी। दोनों के जाते ही दानिया ने उठकर बीच की चादर हटा दी। अदरा ने उसके हाथ को छू कर देखा। जल्दी आ गई, तबीयत तो ठीक है, शायद पीरियड होने वाला है, पेट में बहुत दर्द था, टीचर से बोल कर आ गई। ये नया आदमी कौन था? चेतन बार वाला। दानिया चौंकी, कहा कुछ नहीं। दानिया अब हर समय ये सोचने लगी कि अपनी अम्मी को कैसे इस मुसीबत से बाहर निकाले। दिमाग चलता रहता, मंसूबे बनाती रहती। बाहर निकलकर कपिल ने उमर से कहा, माँ को तो देख ही लेंगे, मुझे अपने बार के लिए ये लड़की चाहिए। उसे बार गर्ल की नौकरी करने के लिए बोल दो। ऐसी लड़की बार में रहेगी तो मुझे बहुत फायदा होगा। नहीं साहब, लड़की तो कुछ नहीं करेगी, उसकी माँ ने मना किया है। लड़की को कुछ कहा तो वह तूफान खड़ा कर देगी। कपिल ने एक भद्दा ठहाका लगाया, कहा, और तुम माँ से डर गए? उमर कुछ बोला नहीं, सोचता रहा। कुछ दिनों बाद उमर ने अदरा के सामने दानिया के लिए बार गर्ल की नौकरी का प्रस्ताव रखा। अदरा भड़क गई। उमर ने कहा, अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? बार गर्ल का मतलब धंधा करना थोड़े ही होता है, काउंटर पर ही तो खड़े होना है, वेटर की तरह समझ लो। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी अभी पढ़ेगी लिखेगी, उससे दूर रहो। उमर चला गया। जाते जाते कह गया, अपनी बेटी से भी एक बार पूछ लेना। दानिया आई तो अदरा ने सब बताया। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, शाम को थोड़ी देर ही जाना है ना, खाली ही रहती हूँ, कुछ कमा लूंगी, शायद आपको फिर ये सब ना करना पड़े। नहीं बेटा, इन लोगों से दूर ही रहो, पर साथ साथ काम करती रहूंगी तो मैं शायद आपको इस मुसीबत से बचा सकूं। मुझे आपका साथ चाहिए। ये लोग खतरनाक हैं, जानती हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करने दे अम्मी, मुझ पर यकीन करो, मैं बहुत कुछ सोच चुकी हूँ, मुझे थोड़ा बाहर निकलने दे, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। घर और स्कूल ही करती रही तो आपको इससे निकाल नहीं पाऊंगी, मुझे बाहर जाने दे। पर तू सोच क्या रही है? इनसे कैसे सामना कर सकते हैं, कैसे बच सकती हूँ? कहते कहते अदरा की आंखें भर आईं। आगे थकी सी बोली, ठीक है, पर संभल कर रहना। चेतन और दानिया आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह सुन चुके थे। चेतन का इश्क जोर मार रहा था। दानिया के दिल में चेतन की चाहत के अलावा भी बहुत कुछ था, या ये भी कह सकते हैं कि और कुछ ज्यादा था। उसका ध्यान इस समय प्यार मोहब्बत में नहीं, यहाँ से अपनी अम्मी को बाहर निकालने में था। उस दिन वह जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ नहीं निकली, थोड़ी देर से निकली। अप्रैल के दिन थे। बहुत तेज गर्मी में अपना सिर और मुंह ढके वह चेतन को देखकर जरा धीरे चलने लगी, जिसका रोज इस समय दानिया को देखने का नियम बन गया था। वह एक कोने में पान की दुकान पर खड़ा रहता। आज वह दानिया को अकेले देखकर उसके साथ साथ धीरे धीरे चलने लगा। छोटी जगहों में ऐसे मौके या तो बहुत कम मिलते हैं, यहाँ जानबूझकर दिए जाते हैं। दानिया एक सुनसान सड़क पर मुड़ गई। चेतन हैरान हुआ। एक पेड़ के नीचे जाकर दानिया ने खड़े होकर अपना चेहरा अपने दुपट्टे से साफ किया। चेतन अपलक उसकी तरफ देख रहा था। दानिया का चेहरा उसे उस समय दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा लगा। उसके देखते रहने से इस बार दानिया शर्मा गई, जिससे चेतन उस पर और कुर्बान हुआ। आज पहली बार बोला, तुम्हारा क्या नाम है? दानिया को हंसी आई। बोली, नाम भी नहीं पता और दीवाने की तरह खड़े रहते हो। चेतन भी हंस दिया। बोला, नाम से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ। कैसे? जैसे तुम्हें पता था मेरा नाम। तुम पूछने की एक्टिंग ही तो कर रहे थे। चेतन जोर से हंस दिया। बहुत तेज हो। मतलब तुम्हें भी मेरा नाम तुम्हारे दोस्तों ने पता करके बताया है। तुम डरे नहीं मेरे नाम से? ना, इसमें डरने की क्या बात है?
ऐसे ही मिलती रहोगी मुझसे? तुम्हारी अम्मी कपड़े सिलती है ना? बहुत पूछताछ करवा ली, दानिया ने कहा। छोटी सी तो जगह है, सब तो जानते हैं एक दूसरे को। अब जा रही हूँ। कल तुम्हारे पापा हमारे घर आए थे, तुम्हारे बार में नौकरी करने के लिए कह रहे थे। कहते कहते दानिया का चेहरा बहुत उदास हो गया। अब शायद तुमसे वही मिलना हुआ करेगा। हम तो गरीब लोग हैं, जहाँ काम मिलेगा वहीं कर लेंगे। चेतन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। दानिया को बस यही देखना था कि चेतन को उसके दुख से दुख होता है या नहीं। दानिया को राहत मिली। उसकी आगे की प्लानिंग पर चेतन का स्वभाव बहुत निर्भर करता था। चेतन ने कहा, अगर तुम बार में आती भी हो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। शाम को मैं भी वहां होता हूँ, तुम्हें देख भी लिया करूंगा, तुम्हारा ध्यान भी रख लूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम माँ बेटी का तो कोई है नहीं। कहते हुए दानिया ने अपने आंसू पोंछे जो निकले ही नहीं थे। चेतन गंभीर हुआ, बोला, चिंता मत करो, पापा भी उमर मियाँ के साथ मिलकर काफी अच्छे काम करते रहते हैं। उमर मियाँ ने ही बताया होगा कि तुम्हारे यहाँ पैसे की तंगी है। अब तुम चिंता मत करो। दानिया ने मन में सबको गालियाँ दी पर उदास बनी रही। शाम को उमर ने अदरा को फोन किया। दानिया से पूछा, काम करेगी वह? तब तक दानिया अपनी सहमति दे चुकी थी। तय हुआ कि एक आदमी दानिया को बाइक से ले जाया करेगा, छोड़कर भी जाएगा। दानिया को कुछ आधुनिक कपड़े लेकर दे दिए गए। बार में जाने वाले पहले दिन माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोईं, पर दानिया ने बहुत हिम्मत रखी। उसने कहा, अम्मी अब देखना आप, 1 महीना भी नहीं लगेगा, मैं सब संभाल लूंगी। उमर को मैं सबक सिखाऊंगी। पहले दिन जब वह चेतन बार गई, चेतन उसे एक टेबल पर बैठे ही दिख गया। वह शाम को यहीं रहता था। कपिल ने सोचा था कि दानिया को बार गर्ल के साथ साथ और भी बहुत कुछ बना कर रखेगा, पर ऐसा ना हो, इसलिए दानिया ने पहले से ही चेतन को अपनी अदाओं प्यार में गुलाम सा बना लिया था। चेतन को उसके सिवा अब और कुछ न दिखता। दानिया आधुनिक कपड़ों में चमक गई थी। चेतन की निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी। दानिया ने काम समझकर सब संभाल लिया। वहाँ के 2-3 लोगों को चेतन ने पता नहीं क्या कहा था कि अब दानिया की तरफ उठने वाली नजरों में अश्लीलता नहीं थी। दानिया सब देख समझ रही थी। पहला दिन ठीक तरह से बीत गया। 10 बजे रात को उसे घर छोड़ आया गया। अदरा कहीं बाहर गई हुई थी। दानिया को अपने सीने पर फिर एक बोझ सा महसूस हुआ। आज ही चेतन ने भी उसे एक फोन दे दिया था। वह फ्रेश होकर चेतन से मीठी मीठी पर दुखी उदास बातें करने लगी। उसने महसूस किया कि चेतन कोमल दिल रखता है। अदरा 1 घंटे बाद थकी सी आई। अपनी अम्मी की हालत देखकर दानिया की आंखें भर आईं। उमर के लिए दिल में नफरत के अलाव धधक उठे। दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर कपड़े बदलकर अदरा दानिया के पास ही लेट गई। उसके बार के काम के बारे में पूछती रही, तसल्ली करती रही कि दानिया के साथ सब कुछ ठीक तो रहा। कुछ दिन और बीते। चेतन कुछ और दीवाना हुआ। सबको ताकीद कर दी कि दानिया के साथ कुछ भी गलत ना हो। दानिया इस चिंता से आजाद हुई तो अच्छी तरह काम संभाल लिया। वह बार में 3 घंटे ही रहती। अब तो चेतन ही उसे अपनी बाइक पर कभी कभी छोड़ देता। दानिया उसे सचमुच बहुत अच्छी लगने लगी थी। दानिया उसे अपने दुखड़े सुनाती रहती। चेतन का दिल और हमदर्दी से भर जाता। एक दिन चेतन ने उससे पूछा, कहीं बाहर चलें, पानीपत चलते हैं, कुछ घूम कर आते हैं। मुझे ऐसी लड़की मत समझना चेतन, मेरे सामने बहुत काम हैं जो मुझे अपनी खुशियों से पहले पूरे करने हैं। सब कुछ उसके बाद सोचूंगी। अब तो सब ठीक है ना? तुम्हें 3 घंटे के हिसाब से पापा अच्छे पैसे देते हैं। हम कितनी मुश्किल में हैं चेतन, तुम सोच भी नहीं सकते। प्लीज मुझे दोस्त ही समझकर बता दो, चेतन ने कहा। ये हम माँ बेटी का सच और दुख है, इसे मैं किसी से बांटना नहीं चाहती। चेतन का मुंह उतर गया। दानिया ने फिर मुलायम उदास स्वर में कहा, क्या मैं तुम्हें सचमुच अपना दोस्त मान सकती हूँ? हाँ, अगर मुझ पर विश्वास कर सको। मैं तुम्हारे किसी भी काम आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी।
ऐसा नहीं था कि चेतन का पहले किसी लड़की से संबंध नहीं रहा था। अमीर था, सुविधाएं थीं, उसने 2 लड़कियों के साथ टाइम पास किया था, पर दानिया से उसे सचमुच लगाव हो गया था। उसकी उदास उदास सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हमेशा उसे अपनी तरफ खींचती। वह अब ये सोचने लगा था कि दानिया के साथ ज्यादा दूर तक तो नहीं चल पाएगा, बहुत सारे मसले होंगे, पर जब तक साथ है वह दानिया के लिए अब सब कुछ करने का मन बना चुका था। चेतन ने दानिया का हाथ पकड़ा और चूम लिया। दानिया का तन मन पहली बार किसी पुरुष स्पर्श से लहरा सा गया। उसके अंदर अचानक कुछ पिघलने सा लगा। वह एक जादू में घिर गई। इस उम्र के अपने ही रंग ढंग हैं। चेतन ने प्यार से कहा, मुझे बताओ क्या दुख है तुम दोनों को। इस समय दोनों दानिया के घर से कुछ ही दूर थे। चेतन ने रास्ते में बाइक रोक रखी थी। रात के अंधेरे में दानिया उम्र के सब कारनामे बताती चली गई। चेतन सांस रोके हैरान बुत सा बना सुनता रहा। दानिया के आंसू अंधेरे में चमके तो चेतन को होश आया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखें पोंछी, उसके कंधे पर हाथ रखा। यकीन करना मुश्किल है, कैसे लोग हैं आसपास, मुझे बताओ कैसे तुम्हारी हेल्प करूं। चेतन, मैं उम्र से बदला लेना चाहती हूँ, अम्मी को यहाँ से दूर ले जाना चाहती हूँ। कैसे ले पाओगी बदला? चेतन ने पूछा। मैंने सब सोच लिया है, साथ दोगे? हाँ, बोलो। कपिल का आसपास के कई शहरों में बिजनेस था। वे अक्सर टूर पर रहते। माँ अमिता भजन कीर्तन में समय बिता देती। चेतन इकलौता लड़का था। दिन में कॉलेज जाता, कभी नहीं भी जाता। उसे आगे बिजनेस ही देखना था। उसके ऊपर फिलहाल कम ही जिम्मेदारियां थी। उसने सोचा अभी वह आराम से दानिया की हेल्प कर सकता है। बोलो दानिया, क्या करना है? उम्र का पर्दाफाश करना है, सबको बता दें, कोई जल्दी यकीन नहीं करेगा। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वालों की समाज में बड़ी इज्जत होती है। लोग इन जैसों के पीछे पागल हैं। देखा नहीं तुमने, हमारे धार्मिक गुरु हो या तुम्हारे, कैसे कैसे कांड करके खुलेआम मजे करते हैं। मुझे उमर के बेटे अमान को किडनैप करना है और अपनी अम्मी को बचाना है। चेतन कुछ सोच रहा था। दानिया उसे सोचों में घिरे देख परेशान हो गई। कहीं चेतन पीछे हट गया तो बड़ी मुश्किल होगी। उसने फौरन चेतन के कंधे पर सिर रख दिया। चेतन, मुझे पहली बार ऐसा दोस्त मिला है जिससे मैंने अपने दुख बांटे हैं। तुम मेरी हेल्प नहीं भी करोगे तो भी मैं उम्र से बदला तो लेकर ही रहूंगी। नाजुक सी लड़की ने लड़के के कंधे पर सिर रखा हुआ था। लड़की उदास थी, लड़का कैसे ना मानता। चेतन ने दानिया का चेहरा उठाकर उसके गाल चूम लिए। दानिया ने चूमने दिए। चेतन ने कहा, जैसा कहोगी हो जाएगा, बताना क्या सोचा है, क्या करना है, अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दानिया ने चैन की सांस ली। चेतन ने दानिया को ऊपर से नीचे तक देखा। इस समय वह रेड टॉप और ब्लू जीन्स में थी। बालों को उसने ऊपर करके बांधा हुआ था, पर बाल फिर भी इधर उधर बिखर गए थे। चेहरे पर परेशानी थी, पर फिर भी रंगत में एक चमक थी। दानिया ने पूछ लिया, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि एक नाजुक सी लड़की अपनी अम्मी को बचाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। हाँ, तैयार तो हूँ। ठीक है, चलो आगे प्लान करते हैं, कैसे क्या करना है। कहते हुए चेतन ने उसे अपने आगोश में ले लिया। दानिया भी उसके सीने से जा लगी। इस समय उसे कोई खौफ नहीं था। इससे ज्यादा सड़क पर कुछ और हो भी नहीं सकता था। अदरा की हालत ने सचमुच दानिया को बहुत होशियार बना दिया था। अब दानिया रात दिन यही सोचती रहती कि कैसे क्या करना है। चेतन से भी इस बारे में बात करती रहती। 8 साल का अमान बहुत शरारती बच्चा था। दानिया के घर से कुछ ही दूर एक खेल का मैदान था, जहां आस पड़ोस के बच्चे शाम को खेला करते। कुछ लोग टहलते रहते, कुछ किसी पेड़ के नीचे बैठकर महफिल जमाए रखते। बड़े शहरों की तरह अभी यहाँ लड़के लड़कियां साथ नहीं दिखते थे। कस्बाई माहौल था। प्यार मोहब्बत अब फोन पर या चिपकर ही होता। अमान दानिया को पहचानता था। कई बार उमर उसे अपनी पत्नी को अपने साथ दानिया के घर ले आता, जिससे आसपास वालों को कुछ शक न हो।
दानिया ने जब सब प्लानिंग कर ली, चेतन से सब तय हो गया, उसने अदरा से बस इतना ही कहा, अम्मी, हमारी मुसीबत खत्म होने ही वाली है, हम दोनों बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। अदरा पूछती रह गई, पर इससे ज्यादा दानिया ने कुछ नहीं कहा। बस अम्मी के गले लग गई और कहा, मुझ पर यकीन करना बस। दानिया ने अगले 2 दिनों के लिए स्कूल की छुट्टी ले ली थी। अदरा के पूछने पर इतना ही कहा, कुछ जरूरी काम है, बाहर जा रही हूँ, कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत खराब है। चेतन अब उससे कई बार कह देता था कि बाहर भी रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, पापा हो तो शक्ल दिखा देना कि तुम काम कर रही हो, वहाँ सब मेरे ही आदमी हैं, जो कहूँगा वही बोलेंगे। इस बात से दानिया को बहुत राहत हो गई थी। तय हुआ था कि पार्क के माहौल का जायजा लेकर दानिया सब कुछ चेतन को बता देगी। अमान के सामने नहीं जाएगी, वरना अमान बाद में सबको बता सकता था कि दानिया उसे ले गई थी। दानिया ने दूर से नोट किया कि अमान रोज घर जाने से पहले आइसक्रीम खाता है, बाकी बच्चे उसके आगे आगे चले जाते हैं। अमान थोड़ा आराम से आइसक्रीम खाता हुआ चलता है। यही समय चेतन ने अमान को किडनैप करने का चुना। उसके 2 दोस्त नीरज और कपिल पहले से पार्क में इधर उधर टहलते रहे। जब अमान घर जाने के लिए आइसक्रीम खाता हुआ धीरे धीरे चलने लगा, नीरज ने बहुत तेजी से उसके मुंह पर एक रुमाल रख उसे बेहोश किया और पास खड़ी हुई कार में उसे धकेल सा दिया और कार दौड़ पड़ी, जिसमें चेतन पहले से बैठा हुआ था। ये पूरा मंजर दानिया ने बहुत दूर से देखा। पहले कदम की सफलता ने उसे जोश से भर दिया। कैराना से कार से बस 20 मिनट दूर ही शामली में एक पुरानी बस्ती में चेतन के दोस्त राजीव का एक छोटा सा घर खाली पड़ा था। राजीव दिल्ली चला गया था। उस घर की चाबी चेतन के पास ही रहती थी। अमान को वहीं रखा जाना था। चेतन ने अपने यहाँ काम करने वाले कमल को इस काम में हेल्प के लिए चुना था, जो अभी उस घर में चेतन के आने का इंतजार कर रहा था। चेतन अमान को गोद में उठाकर अंदर ले गया। कमल ने उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लिटा दिया। चेतन ने दानिया को यहाँ तक पहुँचने का मैसेज डाल दिया। दानिया ने जवाब में थम्स अप की इमोजी भेज दी। रात में दानिया ने अदरा को सब बता दिया। वह सुनकर घबरा गई, पर दानिया ने जब पूरी बात समझाई तो उसे कुछ तसल्ली हुई। यहाँ से जाने का मौका दिखा, रात दिन जलते तन मन को सुकून मिलने की उम्मीद दिखी तो बेटी को अपने सीने से लगा लिया। दानिया तो सो गई, पर अदरा की आंखों से नींद उड़ी हुई थी। क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या सब सचमुच ऐसा ही होगा जैसा दानिया ने सोच लिया है? कहीं उसकी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ेगी? अगले 2 दिन ना तो उमर आया, ना अदरा को कहीं जाना पड़ा। सब जगह शोर मच गया कि अमान गायब है। लोग हैरान थे कि इतने शरीफ उमर मियाँ का क्या कोई दुश्मन हो सकता है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी। मैदान में जाकर पूछताछ की गई। आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था। दानिया ने अदरा से कहा, आप पहले उमर को फोन करके यहाँ बुलाओ, उससे बात करूंगी। फिर मुझे चेतन के कुछ और साथियों से भी बात करनी है जो इस समय हमारे साथ हैं। चेतन के बारे में दानिया अदरा को सब कुछ बता चुकी थी। आगे की प्लानिंग पूरी तरह से तैयार थी। अदरा ने उमर को शाम को फोन करके आने के लिए कहा। दानिया लगातार चेतन के संपर्क में थी। अब सारी मुसीबत खत्म होने का समय आ गया था। उड़ी शक्ल लेकर दुखी सा उमर शाम को आ गया। बीच में लटकी चादर को देखा, इशारे से पूछा, दानिया है? हाँ, उसे बहुत तेज बुखार है। अमान का कुछ पता चला? नहीं, सारा काम धंधा ठप हुआ पड़ा है। पता नहीं कौन ले गया है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? फिर विद्रूप हंसी हंसा। क्या तुम्हें भी धंधे की आदत हो गई है? 2 दिन तुम्हें कहीं नहीं भेजा, किसी को यहाँ नहीं भेजा, तो तुमने मुझे बुलवा लिया। तुमने जिस नर्क में मुझे धकेला है वह आदत नहीं, मेरी मजबूरी थी। अब तो दानिया कपिल को पसंद आ गई है। इतने में दानिया एक कोने से निकल कर आई। मुझे पता है अमान कहाँ है। उमर को जैसे करंट लगा। वह झटके से खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रही है? तुझे कैसे पता?
तुझे क्या लगता है तू हमेशा बेसहारा औरतों को अपने जाल में फंसाता रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा? अमान कहाँ है? तुझे तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी। मेरे सेठ लोग तेरा क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकती। तू सोच सकता है कि तेरे बेटे के साथ क्या क्या हो सकता है? तू चाहती क्या है? उमर ने पूछा। यही कि तू मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ से निकल सकूं और फिर हमें तेरी शक्ल कभी ना दिखे। मैं पुलिस को बताता हूँ, उमर ने कहा। चल, मुझे भी बहुत कुछ बताना है, दानिया बोली। उमर अब डरा। मैं पैसे लेकर आता हूँ, मुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए, पर मैं तेरी बात पर यकीन कैसे करूँ? दानिया ने अपने फोन पर अमान की कई फोटोज भेजी। किसी में वह सो रहा था, किसी में रो रहा था। दानिया ने कहा, तूने पता नहीं कितनी औरतों के साथ बुरा किया है, उनसे धंधा करवाता है, समाज के सामने धर्म का ठेकेदार बनता है। तेरी पोल खुलनी ही चाहिए और तू अभी कहीं नहीं जाएगा। फोन पर ही मेरे लिए पैसे मंगवा। उमर ने दांत पीसते हुए माँ बेटी को देखा और किसी को फोन किया। सेठ, अमान मिल जाएगा, मुझे कुछ रकम चाहिए। इसी समय अधरा के घर भेज दो जल्दी। आधे घंटे तीनों एक दूसरे को घूरते रहे। सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी आया, उमर को एक बैग दिया और चला गया। उमर ने वह बैग दानिया की तरफ फेंका। चलो, अमान का पता बताओ। बीच में टंगी चादर हटी। चेतन अपने 3 साथियों के साथ बाहर निकला। ये सब अभी तक जैसे सांस रोके ही सब बात सुन रहे थे, जिससे इनकी कोई आवाज चादर के उस पार न जाए। उमर के होश उड़ गए। अदरा को देख चिल्लाया, ये सब क्या है? तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। चेतन ने उमर को एक थप्पड़ मारा। वह हिल गया। तू किसी को क्या पकड़ेगा या छोड़ेगा, तू तो खुद ही गया अब। फिर उसने एक जगह रखे फोन को उठाया, अपने साथियों से कहा, थैंक यू दोस्तों, इस कपटी की ये वीडियो रिकॉर्डिंग हम संभाल कर रखेंगे। इसने जरा सी भी इन दोनों को या किसी और औरत को भी परेशान किया तो यह आदमी ऐसा फंसेगा कि याद रखेगा। मेरे पापा को तो कोई परेशानी नहीं आएगी, उनसे तो मैं बात कर ही लूंगा। यही काम से गया। उमर मियाँ, जाओ, अब सच में सबको अच्छी बातें सिखाओ और कुछ पर खुद भी अमल कर लेना। तुम चिंता मत करो। दानिया की तरफ देख चेतन का एक पक्का दोस्त राजू हंसा। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, अपने बाप से भी पंगा लेने को तैयार है। फिर उमर को एक डंडा जमा दिया। तू तो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अंदर जाएगा। दानिया अपनी अम्मी के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। राजू ने उमर से कहा, तुम जाओ, अमान तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। उमर चला गया। एक दोस्त अमान को लेने चला गया। अधरा ने चेतन के आगे हाथ जोड़ दिए। सुबक उठी, तुमने आज हमारी बहुत मदद की। अरे आंटी, कहते हुए चेतन ने उनके हाथ पकड़ लिए और अपने सिर पर रख लिए। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले समय में भी मैं ऐसी हिम्मत दिखा पाऊं। अभी तो मुझे अपने पापा से भी निपटना है। आप दोनों के लिए पानीपत में छोटा सा घर देख लिया है, आप वहाँ चली जाइए। दानिया वहाँ से आगे की पढ़ाई पूरी कर लेगी। मैं आप दोनों से मिलता रहूंगा। अभी आप दोनों यहाँ की पैकिंग जल्दी कीजिए और फौरन यहाँ से निकल जाइए। मैं यहाँ सब देख लूंगा। मैं आप लोगों के बाकी इंतजाम करके अभी आता हूँ। आप जरूरी सामान ले लो, कुछ बचा तो मैं पहुँचा दूंगा। अभी आया कहकर चेतन बाहर चला गया। अदरा ने दानिया को गले लगा लिया। उसका मुंह बार बार चूमती रही। तुमने अपनी माँ को बहुत मुसीबत से बड़ी होशियारी से निकाला है, शाबाश। दोनों जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इतने में दानिया के फोन पर चेतन का मैसेज आया, जा तो रही हो लेकिन मैं आगे मिलता रह सकता हूँ ना, हमारी दोस्ती रहेगी ना? हाँ में जवाब देकर दानिया मुस्कुरा दी। आगे उसका और चेतन का रिश्ता कैसा रहेगा यह तो किसी को नहीं पता था, पर यह साफ था कि दोस्ती बनी रहने वाली थी।